वेक्टर अलजेब्रा में सबसे पहला हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। वैसे तो मैंने टॉपिक वाइज जो आपको सीरियल दिया था उसमें पहला था ट्रू एंगल, जो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। पर मैंने आपको पहले ही बोला ट्रू एंगल एंड नेगेटिव वेक्टर एक्चुअली टूल्स हैं, ये टॉपिक्स नहीं है। अगर आप वेक्टर अलजेब्रा के टॉपिक्स पर आएंगे तो सबसे पहला टॉपिक है जिसके बारे में हमारी जानकारी बहुत जरूरी है, वो है लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आप वेक्टर्स को कितने पॉसिबल वेज में ऐड कर सकते हैं। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, उनको योग करने के लिए 3 लॉज हैं। पहला है ट्रायंगल लॉ, दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ, तीसरा है पॉलीगन लॉ। हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए मैं हिंदी में बोलूंगा त्रिभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम और बहुभुज का नियम। अब डिफरेंसेस क्या हैं? बिकॉज अगर 3 लॉज हैं तो तीनों लॉज के पीछे कंडीशन भी होगी, अदरवाइज आप एक ही लॉ से सब कर सकते थे। तो अगर वेक्टर अलजेब्रा डिजाइन करने वाले किसी पर्टिकुलर बंदे ने 3 लॉज दिए हैं, इसका मतलब तीनों लॉज को अप्लाई करने की अपनी एक यूनिक कंडीशन है, तभी वो लॉ वहां पर एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं है। तो अब ये कंडीशंस क्या है देखते हैं। ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज हैं वेक्टर्स के एडिशन के। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इन्हें क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आप फेस करेंगे नीट या जेईई एग्जाम्स में, वो इन 2 लॉज के अप्रोच के बेसिस पर ही हो जाएंगे। बहुत रेयर केस ऐसे होते हैं जहां पर पॉलीगन लॉ तक हमें जाने की जरूरत पड़ती है। कारण क्या है? पॉलीगन लॉ, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। पॉलीगन लॉ मल्टीपल वेक्टर्स के एडिशन के लिए बना है। अगर 2 से ज्यादा वेक्टर्स हैं, 3 वेक्टर्स, 4 वेक्टर्स, 5 वेक्टर्स, n नंबर ऑफ वेक्टर्स, अगर बैक टू बैक कनेक्टेड है, बैक टू बैक कनेक्टेड मतलब पहला वेक्टर जहां खत्म होगा दूसरा वहां स्टार्ट होगा, और दूसरा जहां खत्म होगा तीसरा वहां से स्टार्ट होगा। तो अगर ऐसे मल्टीपल वेक्टर्स बैक टू बैक कनेक्टेड हैं तो उनको ऐड करने के लिए जो लॉ वेक्टर अलजेब्रा में हम यूज करते हैं वो है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पॉलीगन लॉ मल्टीपल वेक्टर्स को ऐड करने के काम आता है, जो बैक टू बैक, अच्छे से सुनिएगा, पॉलीगन लॉ एकमात्र लॉ है जो मल्टीपल वेक्टर्स को ऐड करने के काम आता है। पर इसकी सबसे बड़ी कंडीशन है कि इसमें वेक्टर्स बैक टू बैक होने चाहिए। अगर आपको एक डाउट आया कि सर मान लीजिए मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं और तीनों बैक टू बैक नहीं है, जैसे यहां पर मैं ड्रॉ करूं, एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, तीसरा वेक्टर ये। अब आपका डाउट, सर ये मेरे पास 3 वेक्टर्स है और 3 बैक टू बैक नहीं है, एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो मैं इसको कैसे ऐड करूं? क्या मैं यहां पर पॉलीगन लॉ लगा सकता हूं? डेफिनेटली आप यहां पर पॉलीगन लॉ लगा सकते हैं। कैसे? जो मैंने आपको फंडा समझाया था ट्रू एंगल पढ़ाते समय। क्या था वो कॉन्सेप्ट? कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वेक्टर्स को पोजीशन चेंज करना है, मतलब वेक्टर्स को रीअरेंज करना है, आप कर सकते हैं लेटरल शिफ्टिंग के थ्रू। इसीलिए यहां पर देखिए, पहला वेक्टर है वेक्टर ए, ये बहुत सही है। दूसरा वेक्टर था वेक्टर बी, आपको इसकी पोजीशन पसंद नहीं आ रही क्योंकि बैक टू बैक होना चाहिए, तो आप इस वेक्टर बी को लेटरली शिफ्ट करके यहां पहुंचा दीजिए, ये आ गया वेक्टर बी। आपने देखा वेक्टर बी लेटरल शिफ्ट हो रहा है, ये हो गया बी, अपनी प्रीवियस लोकेशन से वेक्टर बी हट चुका है। और वेक्टर सी, तो वेक्टर सी को आप ऊपर उठाइए और ऐसे शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर सी। तो इस तरीके से वेक्टर सी यहां से गायब हो गया और वेक्टर सी यहां आ गया। तो आपने देखा मैंने कैसे रीअरेंज किया। अब ये मल्टीपल वेक्टर्स बैक टू बैक हैं, अब आप इसको पॉलीगन लॉ से ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब वेक्टर्स ऑलरेडी बैक टू बैक हों या फिर किसी भी रैंडम फॉर्म में हो, आप उनको रीअरेंज करके बैक टू बैक वाले फॉर्मेट में लाइए, देन अप्लाई करिए पॉलीगन लॉ वेक्टर्स के एडिशन का। अब अगला क्वेश्चन या डाउट ये है कि सर अरेंजमेंट तो हो गया, ये ऑलरेडी गिवन था, रिजल्टेंट कैसे आएगा? सिंपल है, जब मल्टीपल वेक्टर्स बैक टू बैक कनेक्टेड हैं तो पॉलीगन लॉ के थ्रू उनको ऐड करने के लिए हमें फर्स्ट वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट को लास्ट वेक्टर के एंडिंग पॉइंट से डायरेक्ट ज्वाइन करवाना है। बैक टू बैक वेक्टर्स हैं तो एक गैप बचेगा फर्स्ट वेक्टर के स्टार्टिंग और लास्ट वेक्टर के एंडिंग पॉइंट के बीच। हमको रिजल्टेंट मतलब परिणामी फाइंड करने के लिए फर्स्ट वेक्टर प्रथम सदिश के प्रारंभिक बिंदु फर्स्ट वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट को
लास्ट वेक्टर के एंडिंग पॉइंट मतलब अंतिम सदिश के अंतिम बिंदु से डायरेक्ट जोड़ना है। इस तरीके से एरो जो निकलेगी फर्स्ट के स्टार्टिंग से लास्ट के एंडिंग की तरफ रहेगी और ये बनेगा हमारा रिजल्टेंट। अब यहां एक और डाउट को हम लेते हुए चलते हैं कि सर ऐसा कोई डायग्राम आ गया जिसमें 4 वेक्टर थे बैक टू बैक और चारों उसी पॉइंट पे एक दूसरे से मिलके लूप बना लिए। लाइक ये है पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, ये तीसरा वेक्टर और ये चौथा वेक्टर। तो 4 वेक्टर्स को मुझे ऐड करना था, पर सर यहां ऐड कैसे करूं क्योंकि यहां तो स्पेस ही नहीं बचा। फर्स्ट वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट वेक्टर के एंडिंग पॉइंट के बीच में कोई गैप ही नहीं है, तो यहां पर रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? तो सर जब भी ऐसा सिनारियो क्रिएट हो जहां पर फर्स्ट वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट वेक्टर के एंडिंग पॉइंट के बीच कोई भी स्पेस बाकी ना रहे, तो वहां पर रिजल्टेंट 0 आता है। इसका मतलब मल्टीपल वेक्टर्स बैक टू बैक कनेक्टेड हैं इस प्रकार कि फर्स्ट वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट पर लास्ट वेक्टर का एंडिंग पॉइंट आके खत्म होता है, तो इस केस में वेक्टर्स का एडिशन 0 आएगा और जहां पर भी गैप बाकी है वहीं पर एडिशन नॉन जीरो आएगा। तो पॉलीगन लॉ कब लगता है, किन कंडीशंस पे लगता है और कैसे लगता है, ये मैंने आपसे डिस्कस किया। अब आते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे। ट्रायंगल लॉ और कुछ नहीं, एक्चुअली पॉलीगन लॉ का ही छोटा रूप है। पॉलीगन लॉ मल्टीपल वेक्टर्स के लिए है जो बैक टू बैक होते हैं, ट्रायंगल लॉ केवल 2 वेक्टर्स के लिए है जो बैक टू बैक होते हैं। तो जब केवल 2 वेक्टर बैक टू बैक, वेक्टर ए जहां खत्म हुआ वहीं से वेक्टर बी स्टार्ट हुआ, तो व्हेन एवर 2 वेक्टर्स आर बैक टू बैक, उनको ऐड करने के लिए हम प्रोसीड करते हैं थ्रू ट्रायंगल लॉ। कैसे? सेम फंडा जैसे उसमें होता था, फर्स्ट वेक्टर के स्टार्टिंग को सेकंड वेक्टर के एंडिंग पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए, ये आएगा आपका रिजल्टेंट। तो पॉलीगन लॉ अगर आप समझ चुके हैं तो ट्रायंगल लॉ उसी का इजीएस्ट वर्जन है कि इसमें केवल 2 बैक टू बैक हैं। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? सेम फंडा से, फर्स्ट की स्टार्टिंग को सेकंड के एंडिंग पॉइंट से डायरेक्ट ज्वाइन करिए, ये आएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो ट्रायंगल लॉ 2 वेक्टर्स के एडिशन के लिए काम आता है और ये एडिशन कैसे देता है? फर्स्ट वेक्टर के स्टार्टिंग को दूसरे वेक्टर के एंडिंग पॉइंट से डायरेक्ट ज्वाइन करने पर। ट्विस्ट है पैरेललोग्राम लॉ में। पैरेललोग्राम लॉ भी 2 वेक्टर्स का एडिशन देता है, इसलिए मैंने कहा कि ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ एक्चुअली एक दूसरे के सप्लीमेंट भी हैं, आप बोल सकते हैं। किस तरीके से? या सप्लीमेंट नहीं, सॉरी, सब्स्टिट्यूट है, आप बोल सकते हैं। किस तरीके से कि आपको अगर पैरेललोग्राम लॉ अच्छे से समझ में आता है, देखिए है तो दोनों ही लॉ इजी, आप ट्रायंगल लॉ को भी इजीली कैच कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ को भी इजीली कैच कर सकते हैं। पर समटाइम्स ये होता है कि सर दोनों ही लॉज 2 वेक्टर्स को ऐड करने के लिए बने हैं, तो क्या मुझे दोनों का नॉलेज लेकर आगे बढ़ना जरूरी है या किसी एक से भी मैं सब कर सकता हूं? आंसर है इन 2 लॉज में से किसी एक लॉ पर भी अगर आपकी अच्छी ग्रिप है तो केवल उस एक लॉ से भी आप हर पॉसिबल केस को सॉल्व कर सकते हो। कैसे? मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा, पर पहले पैरेललोग्राम लॉ समझ लेते हैं। ध्यान से रिलेट करिएगा। पहले मैंने पॉलीगन लॉ आपको बताया, मल्टीपल वेक्टर्स के एडिशन का जो बैक टू बैक है। फिर मैंने उसका शॉर्ट फॉर्म बताया ट्रायंगल लॉ, जो 2 बैक टू बैक वेक्टर्स को ऐड करता है। फिर मैं बता रहा हूं पैरेललोग्राम लॉ, ये भी 2 वेक्टर्स को ऐड करता है, पर बैक टू बैक नहीं, जो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो। क्वेश्चन ये आता है कि सर जब ये भी 2 वेक्टर्स को ऐड करता है, वो भी 2 वेक्टर्स को ऐड करता है, तो 2 की जगह किसी एक से काम हम चला सकते हैं क्या? डेफिनेटली, पर दोनों के सिनारियो अलग हैं। ये एक ही पॉइंट से 2 वेक्टर ओरिजिनेट हो, उनको ऐड करता है, और ये बैक टू बैक को। तो हम कैसे उसकी प्लेस में, मतलब इस डायग्राम में ट्रायंगल को कैसे यूज करेंगे और इस डायग्राम में पैरेललोग्राम को कैसे यूज करेंगे, ये जो रिलेशन है ये मैं आपको आखिरी में डिस्कस करूंगा। पर पहले मैं आपको पैरेललोग्राम लॉ एक्सप्लेन कर देता हूं, बिकॉज पॉलीगन लॉ मैंने एक्सप्लेन किया, ट्रायंगल किया, अब पैरेललोग्राम लॉ देखिए। पैरेललोग्राम लॉ में जब 2 वेक्टर एक ही पर्टिकुलर पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं बाहर की तरफ, वेक्टर ए इस तरफ, वेक्टर बी इस तरफ, और आपको इस पर्टिकुलर केस में वेक्टर्स को ऐड करना है, तो आप पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज का नियम यूज करते हैं। कैसे?
सेकेंड वेक्टर जहां फिनिश हो रहा है, सेकेंड वेक्टर का जो एंडिंग पॉइंट है, उस पर्टिकुलर एंडिंग पॉइंट से फर्स्ट वेक्टर के पैरेलल लाइन खींचिए। ये देखिए फर्स्ट वेक्टर वेक्टर ए, सेकेंड वेक्टर जहां खत्म हुआ वहां से मैंने फर्स्ट के पैरेलल लाइन खींची, और फर्स्ट वेक्टर जहां खत्म हो रहा है वहां से सेकेंड के पैरेलल लाइन खींची। ये दोनों लाइन से एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेंगी, ओरिजिन को उस इंटरसेक्शन पॉइंट से ज्वाइन करिए, आपका रिजल्टेंट निकल आएगा। तो ट्रायंगल लॉ का नाम ट्रायंगल लॉ इसलिए है बिकॉज दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए यहां पर थर्ड ब्रांच इंट्रोड्यूस की जाती है, और ये थर्ड ब्रांच के आने से ये ट्रायंगल का शेप बनता है। यहां पर दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए थर्ड ब्रांच इंट्रोड्यूस नहीं की जाती, दो पैरेलल लाइन इंट्रोड्यूस की जाती है, और इस तरीके से ऑपोजिट लाइंस पैरेलल होकर एक क्वाड्रिलेटरल बनता है। और जब भी ऑपोजिट लाइन पैरेलल हो और एक क्वाड्रिलेटरल बने तो हम इसे नाम देते हैं पैरेललोग्राम, मतलब समांतर चतुर्भुज। तो इस कारण इसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसका नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्वेश्चन ये आता है कि सर मैं समझ गया बैक टू बैक दो वेक्टर्स तो ट्रायंगल लॉ, एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होने वाले दो वेक्टर्स तो पैरेललोग्राम लॉ, मल्टीपल वेक्टर्स बैक टू बैक तो पॉलीगन लॉ। पर ये भी दो वेक्टर्स के लिए है और ये भी दो वेक्टर्स के लिए है, तो क्या पैरेललोग्राम लॉ के प्लेस में ट्रायंगल और ट्रायंगल के प्लेस में पैरेललोग्राम लॉ हम यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली हम यूज कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से इसको समझिएगा। ट्रायंगल लॉ का ये डायग्राम है, बैक टू बैक वेक्टर्स, वेक्टर बी, वेक्टर ए। आपका डाउट है क्या मैं इस पर्टिकुलर डायग्राम को पैरेललोग्राम लॉ से ऐड कर सकता हूं? डेफिनेटली। कैसे? लेटरल शिफ्टिंग आपको नहीं चाहिए, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ बैक टू बैक के लिए नहीं है, वो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होने वाले वेक्टर के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरसेक्शन पॉइंट पे आना पड़ेगा। इंटरसेक्शन से बी बाहर जा रहा है, ए एंटर कर रहा है, तो इस एंटर करते हुए ए को आप आगे आने दीजिए। ये वेक्टर ए आपने इसको लेटरली शिफ्ट कर दिया, अब पीछे वाले को इरेज कर दीजिए। इस तरीके से ट्रायंगल लॉ के डायग्राम में वेक्टर ए को आगे बढ़ाकर आपने पैरेललोग्राम वाले डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको आप सिंपली ऐड कर लीजिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से। इस तरीके से यह आ गया आपका। तो ट्रायंगल लॉ के डायग्राम को मैंने पैरेललोग्राम से ऐड कर दिया। वैसे पैरेललोग्राम के डायग्राम पे आइए। पैरेललोग्राम लॉ का डायग्राम, वेक्टर ए और बी एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं, तो ये था ए, ये था बी। पर ट्रायंगल लॉ के लिए हमें बैक टू बैक चाहिए। वेक्टर ए को एज इट इज रहने दो, वेक्टर बी को लेटरली शिफ्ट करके वहां पर लेकर जाओ जहां ए फिनिश हो रहा है, तो वेक्टर बी की लेटरल शिफ्टिंग होगी, वेक्टर बी यहां से वहां शिफ्ट हो जाएगा, ये आ गया वेक्टर बी। अब उसे यहां से इरेज कर दीजिए और ऐड करने के लिए ए के स्टार्टिंग को बी के एंडिंग पॉइंट से डायरेक्ट ज्वाइन करिए, ये आ गया आपका रिजल्टेंट। तो इस तरीके से आपने देखा पैरेललोग्राम लॉ के डायग्राम को मैंने ट्रायंगल से ऐड किया लेटरल शिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करके। वैसे ही ट्रायंगल लॉ के डायग्राम को मैंने पैरेललोग्राम से यूज किया लेटरल शिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करके। इट मींस ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में से कोई एक लॉ अगर आपको आता है तो आप लेटरल शिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करके किसी भी गिवन डायग्राम में वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ में हमने ये जाना कि ये दो लॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन दो में से किसी एक लॉ के बारे में भी अगर आपको नॉलेज है तो दूसरा उसका सब्स्टिट्यूट बन सकता है। बिकॉज ट्रायंगल लॉ बैक टू बैक कनेक्टेड वेक्टर्स को ऐड करता है, दो वेक्टर्स को, और अगर आप उस डायग्राम को रीअरेंज करेंगे तो आप सेम डायग्राम में पैरेललोग्राम लॉ भी यूज कर सकते हैं। और पैरेललोग्राम लॉ उन दो वेक्टर्स को ऐड करता है जो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं, और अगर उसमें भी आप डायग्राम को रीअरेंज करेंगे तो उसको ट्रायंगल लॉ से आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर हमें ये पता है कि पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ कितने इंपॉर्टेंट हैं, तो अगला स्टेप ये आता है कि सर हर बार क्वेश्चन डायग्राम के फॉर्म में नहीं होता, हर बार आपको दो वेक्टर्स डायग्राम के फॉर्म में गिवन नहीं रहेंगे, समटाइम्स डेटा गिवन होता है। जैसे कि कुछ देर पहले मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि 3 न्यूटन और 5 न्यूटन के फोर्सेस को आप ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा।
तो उस समय हमने ये डिस्कशन किया था ट्रू एंगल समझते समय कि 3 न्यूटन एंड 5 न्यूटन के दो फोर्सेस को ऐड करना है, मतलब 3 न्यूटन एंड 5 न्यूटन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, तो ये जानना जरूरी कि दोनों के बीच का एंगल कितना। इसका मतलब समटाइम्स आपको क्वेश्चन डेटा के फॉर्म में भी हो सकता है, डायग्राम के बिना, तो उन क्वेश्चंस को आप कैसे डील करोगे। इसका मतलब ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ को यूज करते हुए हमारे पास पर्टिकुलर फॉर्मूले होने जरूरी हैं जिनको हम डायरेक्टली अप्लाई करें गिवन डेटा पुट करते हुए, तो हमारा आंसर निकलना चाहिए। इसलिए हम मैथमेटिकल एनालिसिस को स्टडी करेंगे, ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ। ट्रायंगल लॉ का डायग्राम आपके सामने है। पॉइंट O से एक वेक्टर जनरेट होता है, पॉइंट A पर एंड होता है, यह वेक्टर A, इसका मैग्नीट्यूड है A, डायरेक्टेड अलोंग 0 डिग्री, मैंने बाय डिफॉल्ट इसे 0 लिया है। जहां पर वेक्टर A खत्म होता है वहां से, मतलब A से B की तरफ एक दूसरा वेक्टर स्टार्ट होता है, वो है वेक्टर B, मैग्नीट्यूड B, एंगल थीटा, बिकॉज रेफरेंस 0 से थीटा डिग्री ऊपर है वेक्टर B। अब अगर ट्रायंगल लॉ से मुझे इसे ऐड करना है तो फर्स्ट वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट O से दूसरे वेक्टर के एंडिंग पॉइंट B को डायरेक्ट ज्वाइन करना पड़ेगा। इस तरीके से आएगा रिजल्टेंट R, जिसका मैग्नीट्यूड R और एंगल फाई। एंगल फाई मतलब ये जो रिजल्टेंट R है ये 0 डिग्री के साथ फाई एंगल फॉर्म कर रहा है, और हमारा वेक्टर भी 0 डिग्री के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो थीटा और फाई दोनों डिफरेंट एंगल्स हैं। तो ये था ट्रायंगल लॉ। पैरेललोग्राम लॉ पे आते हैं। सेम डायग्राम में वेक्टर B जो है इसको हम पीछे शिफ्ट करेंगे तो ये पैरेललोग्राम लॉ का डायग्राम बन जाएगा। अब इस डायग्राम में एक वेक्टर स्टार्ट होता है पॉइंट O से, जाता है A तक, वेक्टर A, मैग्नीट्यूड A, डायरेक्टेड अलोंग 0 डिग्री। दूसरा वेक्टर स्टार्ट होता है पॉइंट O से, जाता है C तक, वेक्टर B, मैग्नीट्यूड B, डायरेक्टेड अलोंग थीटा डिग्री। अगेन वेक्टर A का डायरेक्शन रेफरेंस 0 है तो उसके रिस्पेक्ट में वेक्टर B थीटा डिग्री ऊपर है। अब इन दोनों को ऐड करना है। वेक्टर B जहां खत्म होता है वहां से वेक्टर A के पैरेलल लाइन खींचेंगे, वेक्टर A जहां खत्म होता है वहां से वेक्टर B के पैरेलल लाइन खींचेंगे। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो आता है पॉइंट B, ओरिजिन को उससे कनेक्ट करेंगे तो आएगा रिजल्टेंट R, मैग्नीट्यूड R, एंगल फाई। तो वो था ट्रायंगल लॉ के थ्रू A एंड B का एडिशन, यहां था पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू A एंड B का एडिशन। अब हमारा यहां तक का नॉलेज पहले ही क्लियर है। अभी हम पढ़ने वाले हैं कि इसको डायग्राम्स के मेथड से हटकर मैथमेटिकल फॉर्मूला बेस्ड कोई टेक्निक डेवलप कैसे करें। तो आगे इसको हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करेंगे। पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे बेस लाइन पर, जो कि बेस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट D पर। दोनों ही डायग्राम में आप देखें आइडेंटिकल है दोनों, एक डिफरेंस है बस, यहां OA है वहां भी OA, यहां AB वहां भी AB। AB लाइन थीटा डिग्री इंक्लाइन है, AB लाइन यहां भी थीटा डिग्री इंक्लाइन है। रिजल्टेंट OB, यहां भी रिजल्टेंट OB, परपेंडिकुलर यहां आया, परपेंडिकुलर वहां भी आया, केवल ऊपर की जो दो लाइंस हैं O से C और C से B, ये यहां पर गायब है। बाकी लोअर हाफ के ट्रायंगल आप देखेंगे एज इट इज। तो लोअर हाफ ट्रायंगल मींस OBD, ये पोर्शन दोनों में आइडेंटिकल है। इसका मतलब ट्रायंगल लॉ का जो फॉर्मूला निकलेगा पैरेललोग्राम का भी सेम निकलेगा, क्योंकि दोनों में आगे स्टेप्स सेम आ रहे हैं, केवल जो डिफरेंस था वो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं। तो अब दोनों में ही हम पॉइंट B से D एक परपेंडिकुलर BD ड्रॉप करते हैं। अब B से D परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा जो D पर इंटरसेक्ट करेगा, तो ये नया कंस्ट्रक्शन है हमारा, और इसके कारण हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल्स मिलेंगे, एक मिलेगा ODB और दूसरा मिलेगा ADB। तो राइट एंगल ट्रायंगल ADB को पहले स्टडी करते हैं। दोनों में देखिए ADB राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज है और उसमें रेफरेंस एंगल थीटा है, यहां पर A और B के बीच का एंगल थीटा। तो बेस लाइन है ये, और ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं OC एंड AB। तो अगर किसी एक लाइन को दो पैरेलल लाइन कट करें तो सेम साइड वाले एंगल इक्वल होते हैं, तो अगर वो थीटा था तो ये भी थीटा। तो इस बेस पर ADB राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों ही डायग्राम्स में रेफरेंस एंगल हो गया थीटा। थीटा के फ्रंट वाली साइड परपेंडिकुलर, थीटा के एडजेसेंट साइड बेस, और ऑब्लिक साइड जो है वो बनेगी हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है BD बाई AB, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। तो BD इज इक्वल्स टू AB साइन थीटा, और AB की जो वैल्यू है A से B आप देखेंगे, AB मतलब वेक्टर B जिसका मैग्नीट्यूड है B, तो AB की वैल्यू आएगी B।
तो BD आ गया B sin थीटा। सिमिलर cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस AD हाइपोटेनियस AB, साइड चेंज करेंगे तो AB cos थीटा इक्वल टू AD और अगेन AB इक्वल टू B। तो हमारे पास ये दो अननोन साइड्स की वैल्यू आई, AD की वैल्यू B cos थीटा और BD की वैल्यू B sin थीटा। इस तरीके से इस राइट एंगल ट्राइंगल में जितनी भी साइड्स हैं सबकी वैल्यू मेरे पास है। देखिए O से B R, O से A A से B B, A से D B cos थीटा और B से D B sin थीटा। 1 2 3 4 एंड 5 साइड्स थी, पांचों की वैल्यूज मेरे पास है। अब आगे का क्या स्टेप है? आगे का स्टेप है इस बड़े राइट एंगल ट्राइंगल को टारगेट करके पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना। इस बड़े राइट एंगल ट्राइंगल को देखिए ODB, इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा तो OB स्क्वायर मींस हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर मतलब बेस स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और डायग्राम से क्लियर है OD एक्चुअल में OA प्लस AD है, तो OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA प्लस AD का होल स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, OB की वैल्यू R, OA की वैल्यू A, AD की वैल्यू B cos थीटा, BD की वैल्यू B sin थीटा। R स्क्वायर इज इक्वल्स टू A प्लस B cos थीटा होल स्क्वायर प्लस B sin थीटा स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करते हैं, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू A प्लस B cos थीटा होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगेगा A स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। A प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म इंटू cos थीटा। तो A स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म B cos थीटा का होल स्क्वायर तो आएगा B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म तो 2A इंटू B cos थीटा प्लस ये वाले टर्म का होल स्क्वायर तो B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, A स्क्वायर अकेला है, B स्क्वायर दो जगह है तो B स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो होता है 1। तो A स्क्वायर अकेला, B स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर मैं यहां पर लिख दूं ज्यादा बेटर रहेगा। B स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2AB कॉस थीटा, ये होगा 1। तो R स्क्वायर है, दोनों तरफ रूट करने पे R हो जाएगा सिंगल, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। इस तरीके से अगर दो वेक्टर्स A एंड B का सम करना है मुझे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, यहां याद करिए हम सम कर रहे हैं, वेक्टर R जो है ये वेक्टर R एक्चुअल में वेक्टर A प्लस वेक्टर B है। थोड़ा सा और मैं आपको इस चीज को एक्सप्लेन करूं तो वेक्टर R का मैग्नीट्यूड R और एंगल सपोज फाई, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड A एंगल 0, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड B एंगल थीटा। इट मींस A एंगल 0 पे B एंगल थीटा को ऐड कर रहा हूं मैं तो R एंगल फाई आ रहा है। A की वैल्यू गिवन है, B की वैल्यू गिवन है, दोनों के बीच का ट्रू एंगल थीटा मुझे पता है। अगर ये तीन वैल्यूज मुझे पता है, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का ट्रू एंगल, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये क्या है, फॉर्मूला आपको इसे याद रखना है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के क्वेश्चंस और उनके कैलकुलेशन के लिए। जब भी दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और उनके बीच का ट्रू एंगल गिवन हो तो उनके सम का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर कॉस थीटा का होल रूट। तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा दिमाग में रखना है। अगेन मैं अपने क्वेश्चन पे वापस जाता हूं, 5 न्यूटन एंड 3 न्यूटन के दो फोर्सेस को ऐड करना और दोनों 60 डिग्री पर एक्ट हो रहे हैं तो रिजल्टेंट कितना आएगा, रिजल्टेंट होगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 3 कॉस 60 और उसका रूट। इस तरीके से आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। अब बात करते हैं कि सर रिजल्टेंट वेक्टर था वेक्टर आर जिसका मैग्नीट्यूड था आर, वो निकल गया, इसका एंगल है फाई,
रेफरेंस से रिजल्टेंट का एंगल है फाई, दोनों ही डायग्राम्स में। इसे कैसे निकालें? अगेन सेम राइट एंगल ट्राइंगल ODB में आप tan फाई लगाइए, तो tan फाई इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर BD, बेस OD, और OD है OA प्लस AD। फाई यहां रखिए, tan वहां भेजिए, tan इनवर्स, BD मतलब B sin थीटा, OA मतलब A, और AD मतलब B cos थीटा। इट मींस अगर मुझे किन्हीं दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और उनके बीच का ट्रू एंगल थीटा पता है, तो जो रिजल्टेंट आएगा उनके सम का, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दोनों ही मैं केवल इन तीन डेटा से फाइंड कर सकता हूं। दोनों ही फॉर्मूलों में A की रिक्वायरमेंट है, B की रिक्वायरमेंट है और थीटा की रिक्वायरमेंट है। तो ये तीन वैल्यूज अगर आपको पता हो तो आप किन्हीं भी दो वेक्टर्स को डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू ऐड कर सकते हैं। तो याद रखिए, अगर क्वेश्चन में डायग्राम दिए हैं एरो के फॉर्म में, तो उनको ऐड करने के लिए आप पैरेललोग्राम या ट्रायंगल लॉ यूज करिए। पर अगर क्वेश्चन में डेटा गिवन है आपको, वो डेटा गिवन है आपको कैरेक्टर्स के फॉर्म में 5, 10, 15, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 120 डिग्री, समथिंग इस टाइप, तो उनको ऐड आप डायग्राम के थ्रू नहीं कर सकते, उनको ऐड आप फॉर्मूले के थ्रू करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये वेक्टर एडिशन का जो भी हमने कॉन्सेप्ट स्टडी किया, ये पूरा कॉन्सेप्ट केवल पोलर फॉर्म पे बेस्ड था। मैंने अभी तक जितने भी वेक्टर्स को लिया A, B, R, ये सब पोलर फॉर्म में है। अगर कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर्स गिवन होते, यहां पर शॉर्ट में मैं बताऊंगा, कार्टेशियन फॉर्म में सपोज वेक्टर A इज इक्वल्स टू होता AI प्लस BJ प्लस CK, और वेक्टर B इक्वल टू होता XI प्लस YJ प्लस ZK, तो इनका रिजल्टेंट जो आता R जो होता A प्लस B, इसको फाइंड करने के लिए I के कोएफिशिएंट को I से, J के कोएफिशिएंट को J से और K के कोएफिशिएंट को K से हम ऐड करेंगे। तो आवर आंसर विल बी A प्लस X I कैप प्लस B प्लस Y J कैप प्लस C प्लस Z K कैप। तो कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर्स को ऐड करना बहुत ही सिंपल है। I के कोएफिशिएंट को I, J के कोएफिशिएंट को J और K के कोएफिशिएंट को K से ऐड करना विद देयर रिस्पेक्टिव साइंस। पर अगर कार्टेशियन फॉर्म को हटा के पोलर फॉर्म में गिवन है, तो पोलर फॉर्म थोड़ा सा ट्विस्ट वाला है, उसमें आपको फॉर्मूले याद रखने जरूरी है। तो वेक्टर पोलर फॉर्म में डेटा के फॉर्म में गिवन हो तो फॉर्मूले के थ्रू एडिशन होगा, और अगर वेक्टर पोलर फॉर्म में डायग्राम के फॉर्म में गिवन हो तो ट्राइंगल या पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू एडिशन होगा, और अगर वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो तो आप उसको डायरेक्टली ऐड करेंगे, I को I के कोएफिशिएंट, J को J और K को K के कोएफिशिएंट से। थैंक यू।